अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरा नाम तैमूर रज़ा है और 994 मेरा रोल नंबर है। तो जो मेरा आज प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ द नारकोटिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि जब हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो कौन सी बेसिस इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हम उनको केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे भी, उनके टारगेट, उनके एक्शन की बेस पे, लेकिन एक साइज़ जो फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि उस बेस पे हम किसी को डिटरमाइन या क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन के लिए तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सिवाय साइज़ के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन डैश इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर मेडिसिनल। तो मालिकुलर टारगेट्स, यानी कि ये टारगेट मालिक्यूल को कैसे इंटरेक्ट करेगा, वहाँ जाके इसकी क्या एफिशिएंसी होगी, क्या वर्क होगा इसका, और किस हद तक ये मतलूबा जो इसका मेयार है उस पर पूरा उतरेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट एक्ट एज अ टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो विटामिन सी जो है वो ड्रग एक्शन से महफूज रहता है, यानी कि ये एज अ टारगेट मालिक्यूल नहीं है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट क्लासीफाई इन द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसको कहते हैं एंटी हिस्टामाइंस। तो एंटी हिस्टामाइन ये भी ड्रग्स हैं। उसके बाद तो उसके बाद बात की जाती है वर्ड नारकोटिक स्टैंड फॉर। तो जो नारकोटिक से निकला है वो नारकोसिस वर्ड से, तो जिसका मतलब होता है स्लीप। तो उसके बाद द मेन थेराप्यूटिक काज ऑफ द नारकोटिक्स इज पेन रिलीफ। तो जो ये मेडिसन में यूज़ होता है मेडिकल फील्ड में, तो नारकोटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कैसे होता है, किस चीज़ के लिए, ये पेन रिलीफ के लिए। उसके बाद ओपियम इज़ obtained बाय द ड्राई डैश ऑफ द पोपी। तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ उसकी सीड्स होंगी, यहाँ उसका जूस, यहाँ लीव, यहाँ फ्रूट। तो सबसे पहले पोपी सीड होते हैं, उनमें से जूस निकला जाता है, उन जूस को कंसनट्रेट किया जाता है, यानी कि उनको ड्राई किया जाता है, तो वो एक ब्लैक कलर का सॉलिड वेस्ट बनता है। तो उसको कहते हैं जी कि ये उसका ओपियम है, तो ओपियम प्लांट का। इसके बाद जिसको उर्दू में हम अफीम कहते हैं। तो ड्रग सिमिलर टू एक्शन एज मार्फिन एंड सेंथसाइड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड ओपियोइड एंड नारकोटिक्स। तो ये तीन ड्रग्स होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका जो एक्शन होता है, मूड ऑफ एक्शन, वो मार्फिन के पैरेलल, यानी कि जो इफेक्ट वो करेगी वही ये काज करेंगे। तो इनको ये तीनों कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओपियम पोपी आ रही, यानी कि जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है ओपियम पोपी, यानी कि प्लांट का, हम किस फॉर्म में उसको इनहेल कर सकते हैं, यानी कि एज अ ड्रग। तो वो स्मोक भी किया जा सकता है, उसको ईट भी किया जाता है, उसको इवन के ड्रंक भी किया जाता है। तो तीनों फॉर्म में वो पावरफुल, ये कह लें कि ये पावरफुल ड्रग होता है। और ये लॉस ऑफ कंसाइसनेस, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। उसके बाद ये न्यूरॉन्स को डैमेज करता है या उनकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो फ्यूम वाज आइसोलेटेड बाय द जर्मन फिजिस्ट इन 1804 एंड तो 2004 1704। तो इसका जवाब बी सही है। उसके बाद हीरोन इज़ द डैश टाइम मच मोर पोटेंट एज मार्फिन। तो जो हीरोइन पाउडर यूज़ होता है यहाँ पे वाइट कलर का, उसमें ये जो मार्फिन से कितने गुना ज़्यादा पोटेंट है, यानी कि कितने गुना ज़्यादा ये नशावर है, तो ये 5 से 10% है। इसके बाद प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर द नारकोटिक एडिक्ट्स इन्वॉल्व द सिंथेटिक ओपियोइड मेथाडोन। तो ये इसका जवाब पहला सही है, यानी कि उसकी जो तो जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस यूज़ करी जाता है, यानी कि जो उनके जो यानी कि सब्स्टिट्यूशन दी जाती है ड्रग्स की, तो वो ये ओपिएट मेथाडोन होता है। ये सिंथेटिक होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देता है पेशेंट्स को। उसके बाद सब्सटेंस नाउन एज अ नारकोटिक एनाल्जेस्टिक ब्लॉक द एक्शन ऑफ, यानी कि नारकोटिक एंटागोनिस्टिक्स। तो ये एंटागोनिस्टिक तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि यानी कि ये नारकोटिक के पैरेलल काम करेगा, यानी कि उसके एक्शन को ब्लॉक करेगा, तो उसको कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेस्टिक एंटागोनिस्टिक्स।
उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ द नारकोटिक एंटागोनिस्टिक्स, तो ये नेलोजोन, इसके बाद नेल्ट्राजोन और नेलोफ्रोन, ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं वो नारकोटिक एंटागोनिस्टिक, यानी कि ये जो नारकोटिक एडिक्ट होते हैं उनको रिलीफ के लिए हम ये देते हैं जो उसके एंटी पैरेलल काम करता है, यानी कि उसको रिलीफ दिलाते हैं नारकोटिक की, जो बॉडी को डिमांड होती है इसको कम कर देते हैं। उसके बाद द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मीन के नारकोटिक्स इज द यूएन। तो उसके बाद यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द नारकोटिक क्लासिफिकेशन वाज हेल्ड इन द 1961। तो ये यूएन कॉन्फ्रेंस थी, तो इसको ये हेल्ड हुई 1961 में। उसके बाद एनी डिस्कशन ऑन नारकोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इज यूजुअली प्रिपेयर विद द वर्ड शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल वो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको प्रिस्क्राइब करने के लिए, उसमें डिस्कशन करने के लिए, यानी कि जो कैटेगरी यूज़ होती है उसको हम कोई यानी कि क्लास का नाम नहीं देंगे कि कोई हायरार्की या कोई ऐसी चीज़ का नाम नहीं देंगे, उनको हम शेड्यूल कहेंगे, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। अब शेड्यूल में इसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनके ग्रुप बने होंगे, फिर उनका मूड ऑफ एक्शन होगा, उसके बाद उनकी टाइप्स, उनके नंबर, यानी कि जो ड्रग्स हमारे पास होती हैं उनको हम डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। अब शेड्यूल ग्रुप होगा ड्रग्स का, उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसका मूड ऑफ एक्शन होगा, उसकी सीवियरिटी होगी, तो आया कि ये डेंजरस है, लेस डेंजरस है, तो ये सभी शेड्यूल में होता है, शेड्यूल बेस्ड। तो हाउ मेनी ड्रग्स आर शेड्यूल्ड इन द यूएन एनेक्स क्लासिफिकेशन, तो यूएस एनेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो उसमें 250 यानी कि 250 के करीब जो ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 4 शेड्यूल में। तो कैबीन एंड हीरोन आर इनलिस्टेड इन दैट शेड्यूल, तो ये 4th शेड्यूल में इनलिस्टेड हैं हीरोन और कैबियन, तो ये दोनों ड्रग्स के नाम हैं। अब जो शेड्यूल बने हुए कैटेगरीज मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें ये इनलिस्टेड है 4th में। उसके बाद मॉर्फिन एंड हीरोइन, तो ये 1st में इनलिस्टेड है। उसके बाद है जी CSA स्टैंड फॉर, तो ये एक अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है CSA, यानी कि क्लासिफिकेशन का 3 रूल चलते हैं मोस्टली। तो एक जो क्लास ड्रग्स को नारकोटिक्स को क्लासीफाई करते हैं वो यूरोपीय यूनियन जिसे EU कहते हैं, उसके बाद UN यूनाइटेड नेशन जिसे UN कहते हैं, और ये अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है जिसे CSA कहते हैं। तो ये कंट्रोल सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन ए सही है। CSA लॉ रिलेटेड टू विच कंट्री, तो ये USA में मोस्टली यूज़ होते हैं CSA लॉ, यानी कि कंट्रोल सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो CSA लॉ पास किया कब हुआ, यानी कि ये 1972 में जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे उनके अमेरिका के, उन्होंने पास करवाया था ये कंट्रोल सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये CSA क्या लॉ होता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि अब कौन सी ड्रग्स कितनी अमाउंट में यूज़ होगी, कौन सी बैंड है, कौन सी वो लोकल ड्रग्स हैं, या कौन सी पीपल यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी ये क्रिमिनल काज में आती हैं। तो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की है CSA लॉ में। उसके बाद द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स आर फाउंड इन डैश शेड्यूल ऑफ UN एनेक्स, यानी कि जो UN ने शेड्यूल बनाए हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरी, तो उसमें सबसे जो डेंजरस ड्रग्स है वो किस कैटेगरी में आती है, तो वो 4th कैटेगरी में लाई करती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज इन एनालिसिस ऑफ द नारकोटिक्स इन यूरिन आर, इसको GC गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइफनेटेड टेक्निक, तो हाइफनेटेड टेक्निक जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 टेक्निक का मजमूआ होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि GC AES GEMS GC विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये 2-3 टेक्निक्स का एक मजमूआ होता है। तो जो एफिशिएंट रिजल्ट देता है हमें, तो GCMS यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी इन कोलैबोरेशन विद द मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है। उसके बाद GCMS यानी कि उसके बाद ये गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 टेक्निक की हाइफनेटेड यानी कि कोलैबोरेशन है डिफरेंट टेक्निक्स की, तो वो यूज़ होती हैं किस लिए, ये हाई सेंसिटिविटी जहाँ रिक्वायर होती है वहाँ पे ये यूज़ होती है। उसके बाद नारकोटिक्स हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, ये न्यूरॉन इसका जवाब है। उसके बाद नारकोटिक्स इंटर इनटू द बॉडी विया इनहेलिंग, इंजेस्टिंग, इंजेक्शन, तो ये तीनों पाथ को फॉलो करता है। उसके बाद है जी द यूज़ ऑफ नारकोटिक्स इन सोसाइटीज़ अलाउड
इलीगल, इमोरल, हार्मफुल। तो इसका जवाब है इलीगल, यानी कि ये जो है गैर कानूनी है। जब कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो ये इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये इमोरल होता तो ये कानून के ज़िम्मे में नहीं आता था, लेकिन ये इलीगल है तो नॉट अ लीगल वर्क। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन इस नारकोटिक्स वगैरह को, यानी कि हीरोइन, या आप कह लें कि कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह लेता है तो जो उसके नर्वस सिस्टम को फेलियर का बायस बनती है, तो उसमें ये इलीगल है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता ये हॉस्पिटल या मेडिसिनल यूज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो बट इन द सोसाइटी के खुलेआम इसको यूज़ करना इलीगल है। उसके बाद है जी इन मेडिसिन द नारकोटिक्स यूज एज अ पेन किलर, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, नन ऑफ दिस। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये पेन किलर है, एज इसको पेन किलर यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कि ड्रग्स आर ब्रॉट इनटू कंट्री बाय मीडिएटर्स। तो उसके बाद ड्रग्स सच एज डैश helpful in treatment of the cancer, pain, nausea due to the radiation and chemotherapy and glaucoma। तो ये आई डिजीज़ होता है ग्लूकोमा। तो इसमें कहते हैं कि सफ़ेद मोती है, काला मोती है, आँखों में उतर है, तो ये ग्लूकोमा की डिजीज़ होती है जिसमें दिखना बंद हो जाता है बंदे को। तो उसमें एक ड्रग होती है मैरिजुआना, इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ डिस्क्राइब डैश एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसको कहते हैं ड्रग अब्यूज़, यानी कि जो ड्रग अब्यूज़ है ये मेजर थ्रेट है टू द पब्लिक हेल्थ केयर। तो ये अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसने ये इसको आइडेंटिफाई किया था, इसको पॉइंट आउट किया था। इसके बाद द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट रिसीव द हाईएस्ट रेगुलेशन बाय द फेडरल कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट आर शेड्यूल्ड ड्रग्स डैश। तो हम पहले बात कर चुके हैं ड्रग शेड्यूल की कि ये कैटेगरीज होती हैं जिसमें ड्रग्स को डिवाइड किया जाता है। तो 4 कैटेगरीज होती हैं मोस्टली। ये UN एनेक्स सिस्टम 1962 वाले में हम इसकी बात की थी। तो जो नंबर 1 पे होता है इसमें मोस्ट डेंजरस ड्रग्स होती हैं, यानी कि इसमें हीरोइन, मैरिजुआना, हशीश वगैरह। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।